गुड मॉर्निंग। अब आज हम लोगों सेबी रेगुलेशंस का सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास आज सवेरे मैंने किया था और यूट्यूब में डाल दिया था, वो 1 घंटे की क्लास थी। अब ये सेकेंड क्लास में लेने जा रहा हूँ। ऐसे आई थिंक 3 क्लासेस या 3 आवर्स के आसपास में हो जाएगा। तो दिस इज़ द सेकेंड क्लास जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये पोर्शन जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेबी ICDR रेगुलेशंस के अंदर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। मैक्सिमम क्वेश्चंस चाहे वो MCQ हो चाहे लॉन्ग टर्म है, इसी से आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा है। ये पुराने वाले जो सेबी ICDR रेगुलेशन 2009 है उससे ऑलमोस्ट मैच करता है, थोड़े बहुत फ़र्क है, नहीं तो एकदम मैच ही करता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलेशन नंबर चेंज हो गया है। रेगुलेशन नंबर हर जगह तो याद नहीं रख रहे हैं सेबी के टॉपिक में, पर एक रेगुलेशन नंबर जो अभी मैं बोलूंगा वो पक्का 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 याद करना है। दैट इज, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, रेगुलेशन नंबर 6। पहले एलिजिबिलिटी के लिए रेगुलेशन नंबर होता था 26, अभी अपना 6। प्लीज यार ये वाला याद रखना है, महा इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछा जाए कि अ कंपनी वांट्स टू डू अ पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, या तो इक्विटी शेयर या कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, तो उसके लिए बताइए कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर IPO या कंडीशंस फॉर FPO। समझ लेना, यही है रेगुलेशन 6। रेगुलेशन 6 IPO का है, FPO का 103 है। ये रहा अगले पेज में FPO का कंडीशन है, वो 103 है। और मैं तुमको बता रहा हूँ FPO वाला जो कंडीशन है ना, वो अलग से तुमको मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि IPO वाले जो कंडीशन है उसी में से निकाल के ये बना है। तो खाली नंबर बस अलग है, वो 6 है, ये 103 है। बाकी जो सामान है FPO का वो वहीं से निकला हुआ है, तो तुम उसमें मेहनत कर लिए, तो यहाँ तुमको मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। करेक्ट है। आओ देखो इधर, ये रहा रेगुलेशन नंबर 6 का 1, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर IPO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जस्ट एक बात कि एक कंपनी है वो पब्लिक इशू लाना चाहती है, IPO लाना चाहती है, अनलिस्टेड है, लिस्टेड होके IPO लाना चाहती है, तो उसे ये 4 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। पहले 5 हुआ करती थी, अभी 4 है। 4 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगे, ठीक है। ये 4 में से 3 कंडीशन न्यूमेरिकल कंडीशन है, मतलब नंबर्स रहेंगे, और एक नॉन न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो उसे याद रखने में भी स्टूडेंट को बहुत आसानी होता है। मैंने उसको बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर दिया है ताकि तुमको याद रह जाए। देखो 4 कंडीशंस ये रहे। फर्स्ट क्या है, नेट टैंजिबल असेट्स। नेट टैंजिबल असेट्स का मतलब होता है टोटल टैंजिबल असेट्स माइनस लायबिलिटीज, दैट गिव्स यू नेट टैंजिबल असेट्स। कंपनी का नेट टैंजिबल असेट कम से कम 3 करोड़ होना ही चाहिए। मतलब पिछले 3 सालों में हर साल कम से कम उसका नेट टैंजिबल असेट 3 करोड़ का था। देखो इधर, at least 3 crores in each of the preceding 3 years। मतलब पिछले तीनों सालों में हर साल कम से कम नेट टेंजिबल असेट 3 करोड़ का था, आउट ऑफ विच 50% से ज्यादा नॉन मॉनिटरी चाहिए, यानी कि लेस देन 50% मॉनिटरी असेट चाहिए, ऑफ विच नॉट मोर देन 50% आर मॉनिटरी। मतलब मॉनिटरी लेस देन 50%। सर ये मॉनिटरी असेट और नॉन मॉनिटरी क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। सिंपल सोचो, लिक्विड नॉट लिक्विड। प्लांट एंड मशीनरी जो होता है, इज इट लिक्विड असेट कि नॉट लिक्विड असेट? नॉट लिक्विड, तो वो नॉन मॉनिटरी है। लैंड बिल्डिंग नॉन मॉनिटरी है, इन्वेस्टमेंट्स मॉनिटरी है, कैश एंड बैंक मॉनिटरी है। समझ लो बात को। मॉनिटरी मतलब जो आपके लिक्विड एसेट्स है, जो बेसिकली आपके कोर बिजनेस में घुसा हुआ नहीं है। कोर बिजनेस में क्या होता है, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये सब कोर बिजनेस वाला हुआ, ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं कि मॉनिटरी एसेट ज़्यादा नहीं चाहिए, मॉनिटरी एसेट शुड बी लेस देन 50%, नॉन मॉनिटरी शुड बी मोर देन 50%। मतलब देखो, ये क्राइटेरिया का एक लॉजिक ये हो सकता है कि अगर ये लोग मॉनिटरी वाली बात नहीं बोलते, खाली बस बोल देते 3 करोड़, तो कोई भी कंपनी क्या करती, कहीं से भी लोन जुगाड़ करके एक बार अपना नेट टैंजिबल एसेट बढ़ा लेती। लोन लेते, उसको बैंक में रख देते, बैंक तो नेट टैंजिबल एसेट में काउंट होता ही है, तो वो आराम से 3 करोड़ पार कर जाता। तो बोला वैसा टेम्पोररी नहीं, हमको धंधा में लगा हुआ एसेट चाहिए, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग टाइप्स। इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 50% शुड बी नॉन मॉनिटरी। और यदि ऐसा नहीं है, मान लीजिए लिक्विड ज़्यादा है, तो फिर आप कमिट कीजिए कि जो आपके पास वो लिक्विड एसेट है, मॉनिटरी एसेट है, वो भी बहुत जल्दी आप नॉन मॉनिटरी में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो, इफ more than 50% is monetary, then make a firm commitment। कमिट करो कि आप उसको बिजनेस प्रोजेक्ट में यूज करके नॉन मॉनिटरी में तब्दील कर दोगे। तो नेट टैंजिबल एसेट कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 करोड़ होना चाहिए इन ईच ऑफ द 3 years, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50%
नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। ठीक है, तो नेट टेंजिबल एसेट तीनों सालों में 3-3 करोड़ क्रॉस। एवरेज सेकंड कमाई, एसेट दिखाता है आपकी जमा पूंजी, लेकिन फ्यूचर पता चलता है आपकी कमाई से। तो आपकी कमाई एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, कोई और प्रॉफिट नहीं, धंधे का प्रॉफिट प्री टैक्स। ठीक है, एवरेज। ये आप एवरेज कैसे निकालोगे? लास्ट 5 ईयर्स में से 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स उसमें से 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर्स, उनके एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकालने हैं, 15 करोड़ आना ही चाहिए। ठीक है, तो दिस हैज टू बी 15 करोड़, ये एवरेज फिगर है। तो एवरेज कितने साल का है? 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तीसरा, नेटवर्थ 1 करोड़ चाहिए कम से कम। नेटवर्थ आपकी तीनों सालों में पिछले कम से कम 1-1 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस प्लीज़ एकदम तोता की तरह याद कर लो, महा इंपॉर्टेंट है। और एक चौथा नॉन न्यूमेरिकल टाइप का, वो है कि ये कहीं पे अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो, कंपनीज अपना नाम चेंज करती हैं, कई पर्पस होते हैं उसके, या तो ब्रांड का नाम चेंज करना है, या फिर अपने प्रोडक्ट और अपने एक्टिविटीज़ का नाम चेंज करना है, ये भी हो सकता है। तो कोई कंपनी ने अगर लास्ट 1 ईयर के अंदर अपना नाम चेंज किया है, देन ये लोग चाहते हैं कि आपकी मेजॉरिटी इनकम उस नए नाम वाले एक्टिविटी से आए। जैसे मान लो कोई कंपनी थी जो सीमेंट बिजनेस में थी, सीमेंट, अब वो लोग सीमेंट बिजनेस से मूव करके कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। पहले उनका नाम था सपोज दुर्गा सीमेंट्स लिमिटेड, अब लास्ट 1 साल में उन्होंने अपना नाम बदल के कर लिया दुर्गा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। तो ये लोग बोल रहे हैं दैट मोर देन 50% ऑफ द इनकम इन द लास्ट ईयर शुड कम फ्रॉम दैट न्यू नेम दुर्गा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम बाय द इश्यूअर कंपनी विद इन लास्ट 1 ईयर, अगर नाम चेंज किया है तो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू शुड बी अर्नड बाय द एक्टिविटी सजेस्टेड बाय द न्यू नेम। तो आपका नया नाम में कौन सा एक्टिविटी था? कंस्ट्रक्शंस। तो कम से कम मोर देन 50% इनकम आपका कंस्ट्रक्शन लाइन से आना चाहिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको याद करवा देता हूँ फिर से एकदम। अभी मेरे साथ थोड़ी थोड़ी तुम भी मेहनत कर लो तो फ़ायदा हो जाएगा तुमको। ये इंट्रोडक्शन का बनाया था ना अपने कॉपी नोट्स पिछले क्लास का। ठीक है, ये देखो इधर। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग के सामने क्या था? नेट टेंजिबल एसेट, दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। कम से कम कितना चाहिए सर, बताएंगे। सेकंड, एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो एक तरफ है एसेट्स और एक तरफ है इनकम। पहले एसेट्स फिर इनकम, एंड थर्ड है नेटवर्थ, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ठीक है, तो कितना कितना चाहिए, फिगर्स की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, या आपको चाहिए 3, या आपको चाहिए 15, या आपको चाहिए 1। सबसे पहला काम होता है फिगर याद करो, 3, 15, 1। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ज्ञान, ये कब चाहिए? इन ईच ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, मतलब तीनों सालों में चाहिए। ये एवरेज ऑफ 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर्स आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, और ये इन ईच ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो इस तरह से अगर तुम तोड़ तोड़ के याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। और फिर एक चौथा कंडीशन है, इफ द कंपनी हैज चेंज दिस नेम ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, देन at least 50% of the revenue is earned by the activity indicated in the new name।
तो वो चौथा कंडीशन आएगा, योर पैकेज इज कंप्लीट। दिस वाज रेगुलेशन 6 का 1। अब इन्होंने एक बाईपास रूट भी बना रखा है, बाईपास रूट। असली कंडीशन तो ये है ऊपर वाला जो आपको टेबल दिख रहा है, ये रेगुलेशन नंबर 6 सब रेगुलेशन 1 है। रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1, ये बेसिकली एक, मैं इसको मानता हूँ साइज क्राइटेरिया कि कंपनी कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी कंपनी उसको हम लोग अलाउ कर देंगे। अब एक बाईपास रूट भी है कि मान लो कोई कंपनी है जो ये सब फॉलो नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए कोई रास्ता है क्या? उसके लिए बाईपास रूट इज गिवन बाय रेगुलेशन नंबर 6 का सब रेगुलेशन 2। 6 का 1, 6 का 2। 6 का 2 बोलता है कि अगर आप 6 का 1 फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, वो कर लो। बहुत बढ़िया। इसमें दो कंडीशंस है, इसमें दो कंडीशंस है। सबसे पहले तो आप इशू जो लाओगे वो आप बुक बिल्डिंग द्वारा लाओगे। बुक बिल्डिंग क्या होता है? इट इज अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। ठीक है, इट इज अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। जैसे दो तरह के इशू होते हैं, एक होता है फिक्स्ड प्राइस इशू, एक होता है बुक बिल्ट इशू। फिक्स्ड प्राइस इशू का मतलब होता है कि कंपनी आईपीओ ला रही है और कंपनी जानती है कि उसके शेयर्स का भाव इतना रहना चाहिए, तो उसने अपना इशू प्राइस बोल दिया कि मेरा इशू प्राइस है 105 रुपया, तो ये हुआ फिक्स्ड प्राइस इशू। दूसरा क्या होता है कि कंपनी इज नॉट श्योर अबाउट इट्स प्राइस, कि भाई कितना प्राइस पे हम लोग को शेयर इशू करना चाहिए, तो कंपनी डिमांड सॉलिसिट करती है, डिमांड को देखते हुए, लोगों के बिडिंग्स को देखते हुए अपना प्राइस डिसाइड करती है। तो वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो बिडिंग करते हैं, उनके बिडिंग के बेसिस में कंपनी को पता चलता है ओके लोग इतना प्राइस देने को तैयार है तो हम उतना प्राइस रख देते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, कि लेट द इन्वेस्टर स्पीक हाउ मच डू दे वैल्यू योर शेयर्स, और वो खुद बताएंगे आपका बिडिंग करके कि दाम कितना है। ये बहुत ही मैंने सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया, इसमें बहुत कुछ आजकल होता है। ठीक है, तो ये है बुक बिल्डिंग, कि अगर कंपनी 6 का 1 नहीं कर पा रही तो फिर 6 का 2 फॉलो करेगी, तब उसको अपना जो इशू लाना है उसके लिए बुक बिल्डिंग करना अनिवार्य है, उसको प्राइस इन्वेस्टर्स द्वारा पता करना पड़ेगा। एंड सेकेंड, तुमको याद होगा पिछले क्लास में मैंने ऐसा कुछ एक डायग्राम दिखाया था, ये रहा। इशू साइज 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, रिजर्वेशन और NOTP। तो नेट ऑफर टू पब्लिक है ना, वही तो असली चीज है। नेट ऑफर टू पब्लिक में कितने इन्वेस्टर हैं? नीचे देखो 3, पहला QIB, फिर NII, फिर RII। तो बोला कम से कम आप अपना 75% NOTP, नेट ऑफर टू पब्लिक का 75% आप अलॉट करोगे QIBs को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। बिकॉज अगर बड़े इन्वेस्टर्स आपके अंदर रुपया लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सेफ हो। देखो मैं तुम हम लोग बहुत छोटे इन्वेस्टर हैं, अगर हम लोग कभी स्टॉक मार्केट में रुपया लगाते भी हैं तो वो हम कहा सुनी बातों पे लगा लेते कि ये अच्छा कंपनी, बड़ा कंपनी, जो हमारी अटकल है। वी डोंट डू थॉरो एनालिसिस। जबकि बड़ा इन्वेस्टर जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, ये लोग अगर किसी कंपनी में रुपया लगाएंगे ना, दे विल डू अ डिटेल्ड थॉरो एनालिसिस ऑफ द कंपनी पूरा अच्छे से। तो बोला कि 75% कम से कम आपका QIB लोग को बिक जाना चाहिए, तभी भी चलेगा। ठीक है, सो अगर आप 6 का 1 नहीं फॉलो कर पा रहे तो आप 6 का 2 फॉलो कर लीजिए, उसमें दो कंडीशंस है। इसको मैं एकदम सिंपल भाषा में लिखता हूँ, मैं इसको हमेशा लिखता हूँ BB प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 75% QIB। कहने का मतलब है बुक बिल्डिंग से इशू होना चाहिए और कम से कम NOTP कैटेगरी का 75% आप QIB इसको दोगे। ठीक है, तो ये था 6 का 1, 6 का 2, वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग प्रैक्टिस समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। लिख लेने से ना क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, याद बढ़िया होता है। ठीक है, कम से कम पढ़ाई करते तो लिख लो अलग से। ये रहा रेगुलेशन नंबर 6 का 2। ये क्या बोलता है कि भाई अगर हमसे वो चीज़ नहीं हो पा रही तो आप ये कर लीजिए। ये रहा बुक बिल्डिंग प्लस 75% NOTP टू QIBs। अब कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं। द कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। अगर कंपनी ने कन्वर्टेबल डिवेंचर वगैरह इशू किया था तो कंपनी ने उसका पेमेंट भी बाकायदा किया है, डिवेंचर्स का, डिवेंचर पे इंटरेस्ट का। देयर इज नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सेकेंड, कम से कम आप 1000 लोगों को अलॉट करोगे। पब्लिक कंपनी बनने जा रहे हो ना, पब्लिक इशू IPO, कम से कम 1000 लोगों को अलॉट करोगे। 1000 मतलब एनीथिंग, वेदर ह्यूमन बीइंग और इंस्टीट्यूशन। ठीक है। थर्ड, आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज तब तक इशू नहीं कर सकते, सॉरी,
अगर कंपनी में पहले से ही कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू किया हुआ है तो जब तक वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपको फ्रेश अलाउ नहीं किया जाएगा आईपीओ करने। यू वांट टू कम आउट विद अ पब्लिक इशू, पर पहले अपना पुराना पाप तो साफ कर लो। पुराना पाप मतलब आपने पहले ही कन्वर्टेबल शेयर्स इशू कर रखे थे, कन्वर्टेबल डिबेंचर या प्रेफरेंस इशू कर रखे थे, तो अभी पहले उसको हो जाने दो या फिर वेट करो। मतलब फर्स्ट कन्वर्जन शुड हैपन, देन ओनली यू कैन डू आईपीओ। तो इन्होंने क्या बोला, नो इशूअर कैन मेक एन आईपीओ इफ देयर आर एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। इसके दो एक्सेप्शन है। ईसॉप, अगर ईसॉप आउटस्टैंडिंग है, मतलब ईसॉप्स अभी चल रहा है, ईसॉप में एक होता है ना वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, तो ईसॉप अभी पेंडिंग है, एम्प्लॉयज लोग को ईसॉप पहले ही दिया हुआ था, फिर वो लोग का भी एक्सरसाइज पीरियड होना बाकी है, बोला उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेट दैट हैपन, ईसॉप इज अ एम्प्लॉय थिंग। सेकेंड, अगर वो कन्वर्ट हो जाता है बिफोर फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, पुराना सारा कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, तब आप आईपीओ ला सकते हो। सो अनलेस योर ओल्ड कन्वर्जन्स आर डन यू कैन नॉट कम आउट विद एन आईपीओ। ये आया कंडीशन फॉर एफपीओ। एफपीओ में भी वही दो पार्ट्स है, या तो ये कर लो ये कर लो। एफपीओ का मतलब मैं बोला था ना पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिकॉज नो साइज कंडीशन, यहाँ पे साइज कंडीशन है ही नहीं। अरे वो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, वो पहले का भी आईपीओ लाया था, ऑलरेडी लिस्टेड है, वो एफपीओ लाना चाहता है, तो उसका तो साइज ऑलरेडी पहले चेक हो ही गया होगा, 3 करोड़ 15 करोड़ 1 करोड़, तो अभी चेक करने का जरूरत नहीं है। उसमें खाली आप ये चेंज ऑफ नेम चेक कर लेना कि अगर नेम चेंज हुआ लास्ट 1 ईयर में तो द एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय द न्यू नेम, उसी से आपको मेजॉरिटी रेवेन्यू आ रहा है। और अगर आपसे ये भी फॉलो नहीं हो पा रहा तो आपके लिए भी वही बाईपास रूट है, बुक बिल्डिंग प्लस 75% एनओटीपी। एज यू कैन सी यहाँ 103 का 1 और 103 का 2, ये दोनों 6 का 1 6 का 2 से एकदम निकलते हुए से एकदम सेम है, तो अगर हम वहाँ मेहनत कर लेंगे तो हमको यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे क्वेश्चन बता देता हूँ उससे ज़्यादा आता है, इससे नहीं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है प्राइसिंग एंड डिफरेंशियल प्राइसिंग। प्राइसिंग मतलब क्या, इशू प्राइस। प्राइसिंग मतलब क्या, इशू प्राइस। कंपनी अगर अपने सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो एक प्राइस तो तय करना पड़ेगा ना, इट कैन नॉट बी मार्केट प्राइस, इट विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट, सो उसको बोलते हैं इशू प्राइस। कोई भी कंपनी अपना प्राइस अपने मर्चेंट बैंकर के साथ डिस्कस करके रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मर्चेंट बैंकर वही पर्सन होता है, वही एंटिटी, वही इंस्टीट्यूशन होता है जो कंपनी को आईपीओ करवाने में मदद करता है। तो कोई भी कंपनी अपने मर्चेंट बैंकर के साथ डिसाइड करके प्राइस रख सकता है, दैट्स कॉल्ड फ्री प्राइसिंग। फ्री प्राइसिंग का मतलब फ्री नहीं होता भाई, फ्री प्राइसिंग मतलब सरकार कंपनी को आज़ादी दे रही है कि आप अपने शेयर्स का प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड फ्री प्राइसिंग। ओके, अब देर इज अ टॉपिक डिफरेंशियल प्राइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब क्या है, बोर्ड पे आप देखो एक बार जरा, ठीक है, बोर्ड पे देखो एक बार जरा आप। स्कूल में हमको सिखाया जाता था 11-12 में अकाउंट्स में कि अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो ये भाव है, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, उसमें से किसी में आपको 4:5 का प्रोरेटा करना है, किसी में 2:3 का प्रोरेटा करना है, ठीक है। हमें वहाँ ये नहीं बताया जाता था कि प्राइसेस अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर के लिए प्राइसेस अलग अलग भी हो सकते हैं। यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रमोटर है, कंपनी का एम्प्लॉयज़ है, QIB, NII, RII है, अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए प्राइस अलग अलग हो सकता है, इसी को कहते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब सेम सामान का अलग अलग कीमत हो सकता है। अब वेरी सिंपल एग्जांपल आई विल गिव यू। तुम एक कोको कोला का कैन अगर खरीद के पीते हो नीचे मतलब बाजार से, तो उसकी प्राइस होगी 35 रुपीज़ लेट्स से, ठीक है, कि कैन खरीदा 35 रुपीज़ का था। वही कैन तुम अगर प्लेन में खरीदोगे तो वो तुमको वहाँ पे मिलेगा 150 का या 120 का, वो उसमें प्रिंटेड रहेगा 150 बकायदा। जबकि तुम बोलोगे यार कैन तो सर वही लाल रंग का है जैसा नीचे बाजार में बिकता है, सब कुछ वही है, अंदर कोक में भी कुछ एक्स्ट्रा मिलाया हुआ नहीं है, पर प्रिंटेड है, उसमें प्राइस बढ़ा के रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेम सामान पर डिफरेंट प्राइसेस, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशियल प्राइसिंग। समझ में आ रही बात क्या, डिफरेंशियल प्राइसिंग, आर यू गेटिंग इट नाउ। क्या शेयर्स के केस में भी जब कंपनी आईपीओ ला रही है तो अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग प्राइसिंग हो सकते हैं? इन्होंने बोला 3 केसेस है जहां थोड़े अलग हो सकते हैं वरना अलग नहीं हो सकते। वो 3 केसेस क्या हैं?
गवर्नमेंट को प्यार है इन छोटे वालों से, ये छोटे वाले देख रहे हैं लास्ट में जिसको मैंने ग्रीन किया है, RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो एक बार में 2 लाख रुपए तक एप्लीकेशन डालता है, RII। गवर्नमेंट ने इनके लिए बोला कि कंपनी कैन इशू स्लाइटली लोअर प्राइस टू देम, इनको थोड़ा सा कम भाव पे दे सकते हैं। कितना कम सर? 10% कम। कितना कम सर? 10% कम। इधर आओ पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिख रहा है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स है, उनको आप कम दाम पे भी दे सकते हो। कितना कम? मैक्सिमम 10%। मतलब अगर आपका इशू प्राइस है सपोज 80 रुपीज़, तो आप QIB से 80 रुपीज़ लिए, NII से 80 रुपीज़ दिए, प्रमोटर से 80 रुपीज़ दिए, परंतु रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर से आप 80 - 10% 72 रुपीज़ लिए, वो चलेगा। ठीक है, तो रिटेल वालों से हम 10% कम प्राइस ले सकते हैं। सेकेंड, बुक बिल्ड इशू, अगर बुक बिल्डिंग कराया गया है तो सुनना प्लीज़। बुक बिल्डिंग के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि बुक बिल्डिंग इज़ अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। बिडिंग्स मंगाए जाते हैं और फिर एक प्राइस तय किया जाता है। बुक बिल्डिंग में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन QIBs का होता है, हम जैसों का नहीं। किसका होता है? QIBs का। नाउ वो QIBs जो कंपनी के अंदर बहुत रुपया लगाते हैं और लॉक इन पीरियड भी सहते हैं। लॉक इन पीरियड मतलब वो वादा करते हैं कि हम 1 साल तक कंपनी का शेयर खरीदने के बाद बेचेंगे नहीं। छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, हम जैसे रिटेल, हम लोग IPO में खरीदते इसलिए कि अगले दिन जब भाव बढ़ जाएगा तो बेच दें। QIBs भी यही करते हैं, पर कुछ बैंक या म्यूचुअल फंड है वो कंपनी को कमिट कर रहा है कि मैं आपके अंदर एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ और मैं 1 साल तक बेचूंगा भी नहीं। ऐसे QIBs को हम एक शब्द बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर कौन होता है? वो जो आपके साथ खड़ा रहे, टिक के रहे, जो बेच के निकल नहीं रहे। तो दे आर लाइक एंकर इन्वेस्टर, दे आर लाइक सपोर्ट फॉर द कंपनी। वो रुपया लगाएंगे कंपनी में मोटा और वो रहेंगे भी कम से कम 1 साल तक। इन्हें ये QIBs ही होते हैं। ठीक है, तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि बुक बिल्डिंग इशू में क्योंकि एंकर इन्वेस्टर आपके साथ खड़ा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको कम प्राइस पे दे दो। उनका प्राइस कैन नॉट बी लोअर। ठीक है, बुक बिल्डिंग में एंकर इन्वेस्टर्स आपके साथ खड़े हैं पर फिर भी आप उनको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दे सकते। ठीक है। थर्ड, एम्प्लॉयज वगैरह को भी आप लोअर प्राइस पे दे सकते हैं बट नॉट मोर देन 10%। ठीक है, एम्प्लॉय भी तो वही रिटेल कैटेगरी में जाता है। तो ये था डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब मैं तुम लोग एक चीज़ पढ़ाना चाहूँगा। कंपनी लॉ में तुम लोग ये सीखते हो कि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना प्रोहिबिटेड है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्रोहिबिटेड है, सेक्शन नंबर 53। ठीक है, सेक्शन नंबर 53, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, वहाँ पर वो बात कर रहे हैं फेस वैल्यू की, कि फेस वैल्यू के नीचे नहीं होना चाहिए। मान लो फेस वैल्यू 10 रुपये है तो आप 10 रुपये से नीचे नहीं जा सकते। यहाँ बात हो रही है मार्केट प्राइस की। इशू प्राइस जो होता है वो 10 रुपया होता है क्या? 10 रुपया फेस वैल्यू शेयर का होगा तो इशू प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, 70 रुपया 80 रुपया होगा। तो आप इशू प्राइस पर डिस्काउंट दे सकते हो, आप फेस वैल्यू के नीचे नहीं जा सकते। आप 10 रुपया फेस वैल्यू का शेयर को 9 रुपये 8 रुपये में आप नहीं बेच सकते। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो डिफरेंशियल प्राइसिंग इज डन। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो एक्चुअली सेबी रेगुलेशन में अब है ही नहीं, हट चुका है, परंतु फिर भी तुम लोगों के बुक्स में लिखा हुआ रहेगा, तुमको बाद में डाउट आएगा, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। ये रहा, येलो टॉपिक दिख रहा है, ऑब्सोलीट बट इंक्लूडेड इन द इंस्टीट्यूट टेक्स्ट बुक, दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग इट। शेयर्स का जो फेस वैल्यू है, इट इज अबाउट फेस वैल्यू। दिस टॉपिक इज नॉट अबाउट इशू प्राइस, इट इज अबाउट फेस वैल्यू। इशू प्राइस अलग होता है, फेस वैल्यू अलग होता है। फेस वैल्यू मतलब शेयर्स की डिनोमिनेटेड वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में देखना, दिवाली के पूजा के वक्त हम लोग घर में पुराने पड़े हुए चांदी के सिक्के रखते हैं, तो उसमें देखना कोई चांदी का सिक्का होगा, ओरिजिनल वाला, गणेश लक्ष्मी जी वाला सिक्का नहीं, ओरिजिनल सिक्का जिसमें क्वीन विक्टोरिया या किंग एडवर्ड लिखा होगा, उसके पीछे लिखा होगा 1 रुपी कॉइन। तो फेस वैल्यू तो चांदी के सिक्के का 1 रुपया है, 1 रुपी कॉइन। किसी ज़माने में वो देश की करेंसी थी और 1 रुपी कॉइन, लेकिन उसका मार्केट प्राइस 1200 रुपये चलता है धनतेरस के दिन। तो इशू प्राइस हुआ 1200, फेस वैल्यू इज़ 1 रुपी। तो अभी समझ में आ रहा है फेस वैल्यू क्या है? ये फेस वैल्यू है। शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो डेसिमल्स में नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी अ होल नंबर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट है 10। दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसे 10 रुपये तक हो सकता है। अब इन्होंने क्या एक फंडा निकाला, बोला कि ये थोड़ा सा अजीब लगेगा तुमको सुनने में, पर ये है जोरदार। कॉमन सेंस की बात है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा महंगी होती है वो उतने ही कम क्वांटिटी में बिकती है, और जो सस्ती चीज़ होती है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बिकती है। एकदम सरल एग्जांपल दे रहा हूँ, जब कभी तुम सब्ज़ी ग्रॉसरी खरीदने गए होगे अपनी मम्मी के साथ, मैं भी गया था कभी, तो अगर तुमको घर के लिए आलू खरीदना होता है तो तुम वहाँ पे आलू ऐसे थोड़ा बोलते हो भैया 100 ग्राम आलू दे दो, 10 ग्राम्स का रेट क्या चल रहा है 10 ग्राम्स दे दो। नहीं, आलू हम लोग 5 kg 10 kg ऐसे परचेज करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी चीपर कमोडिटी, सो यू बाय इन बिगर लॉट साइजेस। और वहीं तुम अगर अपनी मम्मी के साथ किसी ज्वेलरी शॉप में घुस गए तो वहाँ ऐसे बोलोगे क्या, 5 किलो का भाव बोलो, 5 किलो की शॉपिंग करोगे एक बार में? सवाल ही नहीं उठता। 1 किलो सोना भी बहुत महंगा हो गया होगा, मुझे भाव नहीं पता, पर बहुत महंगा हो चुका है, इतना मैं जानता हूँ। तो सोना इतना महंगा है तो वो बिकता छोटे क्वांटिटी में। तुम जाते हो तो 10 ग्राम का रेट होता है, 1 ग्राम का रेट होता है। लोग जो सेट्स वगैरह खरीदते हैं वो 200 300 400 ग्राम्स के होते हैं। तो जब कोई चीज़ बहुत महंगी होती है तो उसको छोटे डिनोमिनेशन में बेचा जाता है। ये लॉजिक याद रखना, तब ये समझ पाओगे। अगर इशू प्राइस 500 या उससे ज़्यादा है, अगर इशू प्राइस आईपी 500 या उससे ज़्यादा है, तब फेस वैल्यू होगा 10 रुपया। ठीक है, तब फेस वैल्यू होगा 10 रुपया। 10 रुपये से लेकर 1 रुपये तक कुछ भी आप रख सकते हो, आप कम भी रख सकते हो, क्योंकि महंगा है ना। 500 रुपये से ऊपर का इशू प्राइस तो महंगा शेयर है, तो छोटे छोटे डिनोमिनेशन में बिक सकता है, 1 रुपया 2 रुपया, ताकि उसको तोड़ के उसकी वैल्यू कम की जा सके। कई ऐसे शेयर्स होते हैं जिनका प्राइस 14,000 रुपये चला जाता है, एक शेयर का भाव 14,000 रुपया। तो आप सोचो, वहाँ पे तो उसको तोड़ के छोटा करना पड़ेगा ना, ताकि वो दाम उसका कम हो सके। फेस वैल्यू कम करेंगे, जैसे फेस वैल्यू 1 रुपया कर दिए तो इशू प्राइस भी तो फिर कम हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 10 करके, वैसा। तो जो महंगे शेयर्स होते हैं वो छोटे डिनोमिनेशन बिकेंगे, लेकिन जो सस्ते शेयर हैं जिनका इशू प्राइस 500 के नीचे है, वहाँ आपको फेस वैल्यू कम करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ फेस वैल्यू आप 10 रुपया रखो। ठीक है, तो जब इशू प्राइस 500 से कम है तो सस्ता शेयर है, तो फेस वैल्यू 10-10 रुपये का चलेगा। जब इशू प्राइस 500 से अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है, तब आपको फेस वैल्यू आप कम कर सकते हो, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, फेस वैल्यू वाली टॉपिक एज आई टोल्ड यू ये हट चुका है सेबी रेगुलेशन से, परंतु क्या है कि अभी भी बुक में है इंस्टीट्यूट के, तो अपने को एक बार पढ़ लेना चाहिए सेफ्टी के लिए। जो भी आज पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट के लिए। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया फाइनली। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 20%। ठीक है, और लॉक इन पीरियड कितना होता है? लॉक इन पीरियड का मतलब मैं समझा देता हूँ। देखो, छोटे इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, हम जैसे लोग, हम लोग खरीदे बेचे, जबकि प्रमोटर के पास कंट्रोल है कंपनी का, ही इज़ देयर टू स्टे। वो नहीं कर सकता इस तरह से लिया बेचा। उन पे होता है लॉक इन, क्या आपको शेयर्स अगर मिलेगा आईपीओ में तो आपको 3 साल तक रखना पड़ेगा, आपको कम से कम 3 साल तक रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक प्रमोटर है, मान लेते हैं प्रमोटर का एक बार एक नाम रख लेते हैं हम लोग, मिस्टर एक्स, सबसे सिंपल। तो प्रमोटर को मिनिमम इशू साइज में कितना परसेंटेज खरीदना पड़ता है? 20%। इन्होंने 30% खरीदा। इन्होंने कितना खरीदा? 30%। मिनिमम 20% और 10% और एक्स्ट्रा खरीद लिया तो 30%। ठीक है, इनका जो मिनिमम वाला पोर्शन है 20%, उस पर 3 साल का लॉक इन रहेगा, मतलब 3 साल तक बेच नहीं पाएंगे। और इनका जो एक्स्ट्रा 10% जो इन्होंने खरीदा है उस पर 1 साल का लॉक इन रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं द प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। 3 केसेस है इसमें अलग अलग। अगर आईपीओ आ रहा है तो फिर 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। पोस्ट इशू कैपिटल का मतलब होता है आईपीओ के पहले भी कंपनी में कुछ कैपिटल था, आईपीओ के बाद कैपिटल बढ़ गया है, तो आईपीओ के बाद जो बढ़ा हुआ कैपिटल है उसको बोलते हैं पोस्ट इशू कैपिटल। जैसे मान लो आईपीओ के पहले कंपनी की शेयर कैपिटल थी 100 करोड़, ये लोग 300 करोड़ का आईपीओ लेके आए, तो अब कैपिटल कितना हो जाएगा? 100 300 400 करोड़।
तो 400 करोड़ को बोलते हैं पोस्ट इशू कैपिटल। अगर एफपीओ है तब उस केस में या तो 20% ऑफ द इशू साइज या 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। थर्ड, कॉम्पोजिट इशू। कॉम्पोजिट इशू का मतलब होता है नॉर्मल इशू प्लस राइट्स इशू। जब ये दोनों चीजें साथ में होती है ना तब हम इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट इशू, मतलब नॉर्मल इशू प्लस राइट्स इशू, ठीक है। तो उसमें बोला राइट्स या तो 20% ऑफ द इशू साइज दे लो, डन, या फिर 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल माइनस द राइट शेयर्स कंपोनेंट। इशू के बाद जो भी कैपिटल होगा उसमें से राइट शेयर वाला पोर्शन हटा देना, उसका कम से कम 20% या इशू साइज का 20%, ठीक है। एक चीज़ जो तुम कॉमन देख रहे हो हर जगह वो है 20% कांस्टेंट है, बाद बाकी वो किस चीज़ का 20% है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। लॉक इन पीरियड, प्रमोटर का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन पोर्शन है 20%, उस पर 3 साल का लॉक इन होता है। अगर प्रमोटर ने एक्स्ट्रा लिया 20% के ऊपर तो जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है उस पर 1 साल का लॉक इन होता है, ठीक है। एफपीओ में प्रमोटर का जो भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन होता है उसका कोई लॉक इन नहीं होता, ये नया चीज़ है, ठीक है। आईपीओ में जो एक्सेस प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है 20% के ऊपर उस पर 1 साल का लॉक इन, लेकिन एफपीओ में जो एक्स्ट्रा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है 20% के ऊपर उस पर कोई लॉक इन नहीं है। बुक बिल्डिंग, ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ, इट्स अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। अब ये आया एलोकेशन इन एनओटीपी कैटेगरी, ये भी बहुत अच्छा है, इसको मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा। एक डायग्राम पहले लेकिन दिखाना है, ये वाला डायग्राम देख रहे हो, ये इशू साइज इक्वल टू प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस रिजर्वेशन प्लस एनओटीपी। अब एनओटीपी में 3 पोर्शन है ना, क्यूआईबी, एनआईआई, आरआईआई। तो प्रश्न ये उठता है कि एनओटीपी के अंदर जो भी आपको शेयर्स देना है आप उसमें क्यूआईबी को कितना दे सकते हो, एनआईआई को कितना दे सकते हो, आरआईआई को आप कितना दे सकते हो, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 3 केसेस आएंगे। केस 1, अगर आपने बुक बिल्डिंग किया है और रेगुलेशन नंबर 6 का 1 फॉलो किया है तो कितना होगा। अगर आपने बुक बिल्डिंग किया है और रेगुलेशन नंबर 6 का 2 फॉलो किया है, याद करो रेगुलेशन 6 का 2 एक बाईपास रूट था, वहाँ पे बुक बिल्डिंग करना पड़ेगा और 75% क्यूआईबी को देना पड़ेगा, देख लो, ठीक है। फिर केस 3, अगर आपने बुक बिल्डिंग किया ही नहीं है तो आप किसको कितना दोगे, ठीक है ना। इसको मैं काम करता हूँ एक अलग से तरीके से ड्रॉ करके करा देता हूँ तो और अच्छा रहेगा। ओके, तो अब तुम लोग भी अपना कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो जाओ। ये रहा नोट्स जो भी मैंने बोर्ड पे दिखाया था ना भैया। तो एलोकेशन इन एनओटीपी कैटेगरी को तुम ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, एलोकेशन इन एनओटीपी। इशू साइज में 3 पोर्शन होते हैं, पीसी प्लस रिजर्वेशन प्लस एनओटीपी। तो एनओटीपी, अब एनओटीपी 60 से 80% होता है। एनओटीपी के अंदर जो 3 तरह के उनको कितना कितना दोगे। एनओटीपी के अंदर 3 कौन कौन है, आर आई आई, एन आई आई, क्यू आई बी। अब आप इनको कितना कितना परसेंटेज दोगे आउट ऑफ द एनओटीपी, एनओटीपी का कितना परसेंट इनको मिलेगा, ठीक है। तो केस 1 में आप बुक बिल्डिंग कर रहे हो प्लस आपने रेगुलेशन नंबर 6 का 1 जो साइज के कंडीशन थे ना, वो नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़, एवरेज प्रीटैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़, नेटवर्थ 1 करोड़, वो आपने फॉलो कर लिया है। तब आरआईआई को आप दोगे कम से कम 35%, इनको कम से कम 15%, इनको लेस देन इक्वल टू 50%। सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है भाई। कम से कम 35 और 15 अगर इनको दे रहे हैं तो बचा हुआ 50, उससे ज़्यादा तो होने से था, तो लेस देन इक्वल टू 50। अब इसके अंदर याद रहे हमेशा कि हम लोग 5% म्यूचुअल फंड वालों के लिए छोड़ देते हैं। म्यूचुअल फंड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूआईबी,
तो वो जो वहाँ 50% है उसमें से भी 5% म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व रहेगा, बिकॉज भारत सरकार म्यूचुअल फंड को प्रमोट करना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर केस 2 है, केस 2 मतलब आप बुक बिल्डिंग तो कर ही रहे हो और आपने रेगुलेशन 6 का 2 फॉलो किया है, तो रेगुलेशन 6 का 2 इस बाईपास रूट, तो 75% तो QIB को जाएगा ही जाएगा। तो इस बार 75% अगर उनको दे रहे हो तो बाकी बच्चों को तो बहुत कम दोगे, 10 और 15%, बहुत कम देना पड़ेगा। तो इनको फिर आप बहुत कम अलॉट करोगे। देन कम्स केस 3। केस 3 मतलब हम लोग बुक बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिक्स प्राइस इशू लेके आ रहे हैं, नो बुक बिल्डिंग। इसमें रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम आप 50% दोगे और बाकी जो है वो बैलेंस इन दोनों में जिस भी रेशियो में रहे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बुक बिल्डिंग नहीं हो रही तो कम से कम 50% RII को जाएगा फिक्स प्राइस इशू केस में। सो ये टेबल उस 3 टेबल का मिक्सचर है जो तुम बोर्ड पे देख सकते हो, एंड प्लीज़ इसको दिमाग में अपना लोड करके रखना। याद रहे QIB को आप जो भी पोर्शन दो उसमें से 5% म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग से रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो खुद QIB है ना। ये रहा केस 1 35, 15, 50, केस 2 10, 15, 75, केस 3 RII को 50%, बाकी सबको जो भी रिमेनिंग है वो रिमेनिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना एलोकेशन वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब हमारे सेबी ICA रेवोल्यूशन का जो मेन पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। देयर आर 2 टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डू। एक है ये 1 पेज का टॉपिक है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, इसको बोलते हैं IDR। मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC का एग्जाम्पल भी दिया था फर्स्ट वाले क्लास में, तो उसी को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और डिस्कस करूँगा, IDR पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद ये सेकंड टॉपिक बस बचेगा ITP, जिसको इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। ये 3 पेज का टॉपिक है। ठीक है, तो बस ये अब अलग से एक रहने जा रहा है। क्लियर है ये? तो यू हैव गॉट IDR एंड यू हैव गॉट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो लेट अस स्टार्ट विथ IDR। IDR के लिए मैं एक कॉपी में एग्जांपल दूंगा, उसको हम लोग को फॉलो करना है। हालांकि वो एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है कि पूछेगा नहीं कोई एग्ज़ाम में, पर अगर मैं वो नहीं बताऊंगा ना तो तुमको IDR का मतलब ही समझ में नहीं आएगा कि सर IDR होता क्या है, और यही नहीं समझोगे कि IDR क्या होता है तो फिर कैसे वो सब याद रख पाओगे, है ना। तो एक बार देख लो तो अच्छा रहेगा। स्टैंडर्ड, कॉपी कर लो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC लिस्टेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अपने घर में लिस्टेड है, इंग्लैंड का है तो लंदन कैपिटल लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब ये क्या है कि भारत में, इंडिया में इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकता, पर इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा रेस करना चाहता है। तो ये क्या करेगा तुम देखो, इस प्रोसेस में 2 बैंक्स पिक्चर में आएंगे। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, जिसको हम लोग बोलेंगे ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। दूसरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुंबई, इसको हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक। ठीक है, फिर इधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और फिर R&T एजेंट। ठीक है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। हाँ, तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग।
ध्यान देना एक बार, इस पूरे प्रोसेस, ये समझाने दो, ये एग्जाम्पल, इससे तुमको आईडीआर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी विदेश की एक कंपनी है, इंग्लैंड की है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में कुछ इशू करके पैसा रेज करना चाहती है, तो वो क्या इशू करेगा? आईडीआर। कैसे होता है देखो, वो इक्विटी शेयर देश में इशू नहीं करता, हमारे देश में आके वो इक्विटी शेयर इशू नहीं करता, तो इक्विटी शेयर के बदले आईडीआर इशू करेगा। इसका तरीका क्या होता है, इन्हें जितने भी वैल्यू का इक्विटी शेयर इशू करना है, यहाँ पे इस प्रोसेस में हमेशा दो बैंक रहेंगे, एक होगा लोकल बैंक और एक होगा विदेशी बैंक। विदेशी बैंक कौन सा है? ये वाला, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, जिसको बोलते हैं ओवरसीज। लाल रंग में देखो, लाल रंग में क्या लिखा है? ओवरसीज मतलब होता है फॉरेन बैंक, ओवरसीज बैंक। कस्टोडियन, कस्टोडियन वो होता है जिसके पास कोई चीज की कस्टडी हो। तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी इनके पास इक्विटी शेयर रखवा देता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी इनके पास क्या करता है? इक्विटी शेयर रखवा देता है। एक सेकंड, ठीक है। जितने वैल्यू का भारत में उनको आईडीआर इशू करना है, उतने वैल्यू का इक्विटी शेयर स्टैंडर्ड चार्टर्ड इस बैंक को देके रखवा देगा। तो ये बैंक क्या करता है? फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक कीप्स द कस्टडी, फॉरेन बैंक कीप्स द कस्टडी ऑफ दोज इक्विटी शेयर्स। उस इक्विटी शेयर्स का कस्टडी अपने पास बस रखता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कस्टोडियन बैंक, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, ठीक है। अब जैसे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मिलन को इक्विटी शेयर मिल गए, वो कम्युनिकेट करता है, वो दूसरे वाले बैंक को इन्फॉर्म करता है कि भाई मुझे इक्विटी शेयर मिल गया, अभी तुम ये भारतवासियों को आईडीआर इशू कर सकते हो। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इक्विटी शेयर अपने पास ही रखेगा, वो उसको नहीं देने वाला, वो अपने पास है, खाली बस इन्फॉर्म किया कि आ गया मेरे पास, तो अब तुम छोड़ो आईडीआर। अब ये है लोकल बैंक, इसको बोलते हैं लाल रंग, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक। डोमेस्टिक मतलब इंडिया का है, लोकल बैंक डोमेस्टिक बैंक। डिपॉजिटरी बैंक क्योंकि ये अब ये हमारा इन्वेस्टर इसको इशू करेगा आईडीआर। तो आईडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड आउट ऑफ इक्विटी शेयर। आईडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड आउट ऑफ इक्विटी शेयर। हम लोग हमेशा तीन बुनियादी सिक्योरिटी सीखते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, स्कूल के टाइम से। जैसे जैसे तुम और बड़े होगे तुमको पता चलेगा कि कैपिटल मार्केट को, स्टॉक मार्केट को और भी वाइब्रेंट बनाने के लिए हम लोग इक्विटी शेयर से ही बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से एक है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। इंडियन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें जो फिगर होता है वो रुपीस में होता है, वो रुपीस में डिनोमिनेटेड होता है। आज तुम बाजार में जाते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, तुमको कैसे पता कि वो इंडियन है कि इंपोर्टेड है? इंडियन सामान है तो रुपीस में भाव लिखा हुआ रहेगा, इंपोर्टेड सामान है तो उसमें रुपीस जल्दी से रहता है, उसमें बारकोड से उसका वैल्यू निकालना पड़ता है, समझ रहे हो? तो वैसे ही इंडियन सामान है, उसमें रुपीस में वैल्यू दिया हुआ रहता है, इतने रुपए का है, 100 रुपए का है, ठीक है। तो इट इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रूपी, हेंस नोन एज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर ये इंडियन शेयर खरीदा होता तो तुम इसको क्या बोलते? शेयर होल्डर। अब तुम इसको यहां बोलोगे, सही है, ठीक है। तो प्रोसेस देखो कैसा है, उस विदेशी कंपनी ने इक्विटी शेयर एक बैंक के पास रखा है, उस बैंक ने दूसरे बैंक को बोला कि भाई हमें शेयर मिल गया, अब आप उतने वैल्यू का आईडीआर भारत में छोड़ो, भारत वाले को आईडीआर मिल गया। नाउ इट इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आईडीआर इज लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें ट्रेडिंग हो सकता है, यानी ये किसी और को बेच सकता है चाहे तो आईडीआर्स ऑल्सो ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज मच लाइक इक्विटी शेयर्स। और इन सब का डिटेल्स कौन रखता है अपने पास? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ आईडीआर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आईडीआर इशू कर रही है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशंस क्या है। तो पहले मैं यही बोलूँगा कि वो एग्जाम्पल देख लेना कॉपी में, तो समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। अ फॉरेन कंपनी कैन एक्सेस इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर रेजिंग फंड्स। आईडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी शेयर डिबेंचर सब इंस्ट्रूमेंट ही होता है।
denominated in rupees in the form of a depository receipt DR created by a domestic depository bank. ठीक है, कस्टोडियन अलग होता है, वो ये नहीं होता. एलिजिबिलिटी फॉर इशूइंग IDR, 4 एलिजिबिलिटी है. आप हमारे देश में IDR इशू करो, पहले आपको अपने होम कंट्री में लिस्टेड होना पड़ेगा, मतलब लंदन में लिस्टेड हो कि नहीं हो, तो लिस्टेड इन द होम कंट्री फॉर 3 years. तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में खुद पहले लिस्टेड हो, तब घर में पहले फतेह हासिल करो, फिर हमारे देश में आके इशू करना. सेकेंड, नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी रेगुलेटरी बॉडी, किसी भी रेगुलेटरी बॉडी ने उनको प्रोहिबिट नहीं किया शेयर इशू करने से, मतलब उन्होंने कोई कांड वगैरह नहीं किया. थर्ड, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये लोग सारा नियम कानून स्टॉक मार्केट का फॉलो करते हैं. 4, क्या बोल रहा था, हाँ मैं क्या बोल रहा था, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है. चौथा, इनके जो प्रमोटर्स हैं वो चोटे नहीं हैं, मतलब वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है. बताया था ना विजय माल्या, फ्यूजिटिव मतलब होता है जो अपने देश से भाग के किसी दूसरे देश में पनाह ले रहा है, उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, बिकॉज हमारे देश में बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्कैम किया है. तो ये 4 कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं तो आप एलिजिबल है, वो विदेशी कंपनी एलिजिबल है कि वो भारत में IDR इशू कर सकती है. ठीक है, पहला कि वो अपने खुद के देश में 3 साल से लिस्टेड है. दूसरा, उन्हें किसी ने प्रोहिबिट नहीं किया फ्रॉम इशूइंग द सिक्योरिटीज. तीसरा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस इन द सिक्योरिटीज मार्केट इज गुड. एंड चौथा, उनका प्रमोटर डायरेक्टर वगैरह लोग FEO फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है. कंडीशंस फॉर इशू ऑफ IDR. एक चीज बोलना चाहूँगा, कुछ बुक्स में आप अभी भी देखोगे कि यहाँ 6 कंडीशंस लिखे हुए होंगे, वो गलत है, वो पुराना है, वो अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया, इसका मतलब ये लेटेस्ट है. यही आपको याद रखना है. कुछ बुक्स में 6 कंडीशंस है वो गलत है, वो सब पुराना है, ये नया है एकदम. 4 कंडीशंस है. फर्स्ट, अगर आप भारत में इशू ला रहे हो तो कम से कम यार हमारी इतनी तो हैसियत है कि 50 करोड़ रुपए का इशू लेके आओ. ठीक है. सेकेंड, केवल एक ही डिनोमिनेशन रहना चाहिए, मतलब अगर IDR का फेस वैल्यू आपने 100 रुपया डिसाइड किया तो सब 100 रुपया, अलग अलग फेस वैल्यू नहीं चलेगा. थर्ड, अब जो अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स है, यहाँ एक भाषा लिखी हुई है, अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट विच IDR इशूड. ये देखो इधर, ये वाला जो इक्विटी शेयर्स है ना, जिसको जमा रखा के IDR इशू है, इसको बोलते हैं अंडरलाइंग इक्विटी शेयर. तो ये अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स जो है वो भी लिस्टेड होना पड़ेगा लंदन स्टॉक एक्सचेंज में. थर्ड पॉइंट, इशूअर shall ensure that the underlying equity shares against which the IDR are issued have been or will be listed in the home country. Fourth, underlying shares will rank pari passu, मतलब रैंक इक्वली, मतलब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उनका पहले से इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है और हम लोगों को जो IDR इशू हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो अंडरलाइंग इक्विटी शेयर है वो भी लिस्टेड होगा. तो ये अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स और उनका एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर औकात में बराबर, रैंक पैरी पस्सू. ठीक है, ये सब नया कंडीशंस है बॉस, COD, ये सब पहले था ही नहीं 2009 वाला सेबी रेगुलेशंस में. तो ये IDR का पूरा ज्ञान है, इससे आना होता है तो या तो ये आएगा एलिजिबिलिटी या फिर कंडीशंस आएगा. सावधान रहना, वो क्या पूछ रहा है एग्जाम में, एलिजिबिलिटी पूछ रहा है कि कंडीशन पूछ रहा है, इसमें मिस्टेक मत करना. ठीक है, तो अपनी IDR टॉपिक भी होती है. आउट ऑफ द 10 पेजेस वी हैव डन द 7 पेजेस. ये अपना 7 पेजेस पूरा नक्की खत्म हो चुका. अब बस अपना एक ही टॉपिक बचा है, सो है ये वाला 3 पेज का टॉपिक है इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. मुझे लगता है मैं इसी क्लास में इसको कंप्लीट भी करा पाऊंगा. तो दिस सेकंड क्लास ऑफ सेबी रेगुलेशन इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास. इसमें खत्म हो जाएगा, थर्ड पार्ट में जाएगा ही नहीं. इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसको अभी बोलते हैं इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली बना है टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज के लिए, जो हाईटेक स्टार्टअप कंपनीज वगैरह हैं सब उनके लिए बना है कि वो लिस्टेड हो सकते हैं, वो कैपिटल रेज कर सकते हैं, उनका शेयर्स इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग होगा ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, कॉन्सेप्ट बता दिया. अब इसके अंदर एक एक करके टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहला टॉपिक है, ये 3 पेज का टॉपिक यहीं से चालू किया. पहला टॉपिक है अपना फास्ट ट्रैक इशू. फास्ट ट्रैक इशू का मतलब क्या होता है, दे कैन कम आउट विद अ पब्लिक इशू वेरी फास्ट एंड रेज मनी इन फ्यू डेज. जहां एक नॉर्मल पब्लिक इशू में फ्यू मंथ्स लगते हैं, यहाँ फ्यू डेज लगते हैं. अमेरिका में तो फ्यू आवर्स में ही हो जाता है काम,
कुछ घंटों के अंदर ही हो जाता है। तो विद इन फ्यू डेज दे कैन ईजिली रेज मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। बट फास्टैग इशू करने के लिए द थिंग इज द कंपनी हैज़ टू बी वेरी वेरी बिग कंपनी, ठीक है। उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10 बिलियन होना चाहिए। 10 बिलियन का तुम्हारा मतलब होता है, उनका मार्केट कैप कितना होना चाहिए सर? 1000 करोड़। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? मार्केट कैप का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, दैट्स कॉल्ड मार्केट कैप। तो अगर पब्लिक इशू ला रहे हैं तो 1000 करोड़, राइट इशू ला रहे हैं तो 250 करोड़। पब्लिक इशू ला रहे हैं तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए, राइट इशू ला रहे हैं तो 250 करोड़ का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फिर वही बात है, इन्होंने कोई चोरी वगैरह नहीं किया, मतलब कोई पनिशमेंट्स वगैरह इन पे नहीं हुए, सेटलमेंट नहीं किया है, नॉट, मैंने सब अनलाइन कर रखा है देखो एकदम इजीली। द इशूअर, प्रमोटर, द कंपनी, द प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर हैज़ नॉट सेटल्ड एनी वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, मतलब ना कोई वायलेशन किया है थ्रू कंसेंट, मतलब गलती भी नहीं मानी, ना सेटलमेंट किया है, ठीक है, मतलब कुछ कांड नहीं किया। सेकेंड, जब जब ये कंपनी राइट्स इशू निकालेगी, जब जब ये कंपनी राइट इशू निकालेगी तो प्रमोटर लोग, राइट इशू में तुमको मालूम होता है ना कि शेयर होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो खरीद ले राइट शेयर या रिनाउंस करके किसी और को बेच दे। प्रमोटर ग्रुप रिनाउंस नहीं कर सकता, मैंडेटरली राइट शेयर खरीदेगा, कैन नॉट रिनाउंस, ठीक है। थर्ड, उनको वही बैन नहीं किया है, हैज़ नॉट बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रेडिंग, उनको बैन नहीं किया है, उस कंपनी को बैन नहीं किया है इन लास्ट 3 ईयर्स। एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग, एनुअलाइज ट्रेडिंग मतलब एक साल में उनका टोटल कितना शेयर्स शेयर मार्केट में बाई सेल हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स, रुपीस नहीं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी का कितना? 100 करोड़। 100 करोड़ का 2% कितना होता है? 2 करोड़। इसका मतलब है पूरे एक साल में कम से कम 2 करोड़ शेयर बाई सेल हो जाना चाहिए। अच्छा, 2 करोड़ बाई होगा, इसका मतलब भी 2 करोड़ सेल है। डोंट मेक इट 4 करोड़। नंबर ऑफ बाय इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, मतलब कितनी बार खरीद फरोख्त होता है, कितनी बार ट्रांजैक्शन होता है। इससे फायदा क्या है? इट शोज लिक्विडिटी। अगर एक कंपनी का शेयर्स आराम से बाई सेल हो रहा है शेयर बाजार में, तो इसका मतलब है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, कोई भी इन्वेस्टर को अपना पैसा तुरंत प्राप्त हो जाएगा, तभी फास्टैग अलाउ किया जा रहा है। तो कम से कम ट्रेडिंग 2% तो होना ही चाहिए। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ऐसा है कि आप एक साल का कैलकुलेट नहीं करोगे, आप लास्ट 6 महीने का करो। सपोज लास्ट 6 महीने में इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1.5% ट्रेड हुआ है, तो अगर 6 महीने में 1.5% तो एनुअलाइज कितना होगा? 3%, उस तरह से, ठीक है। तो आप 6 महीने का निकालिए और फिर इसको इंटू 2 कर दीजिए, तो मतलब कम से कम 2% ट्रेडिंग तो चाहिए ही चाहिए हम लोग को, कि 2% नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड होते हैं। अच्छा कंपनी है। नेक्स्ट, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द मर्चेंट बैंकर एंड द कंपनी। इन्वेस्टर से जितना भी कंप्लेंट या ग्रीवांस आया है 95% रिजॉल्व कर दिया है, 95% कंप्लेंट्स रिजॉल्व कर दिया है। तो फास्टैग इशू अपने आप में एक स्टैंड अलोन टॉपिक है। अगर इस पे एमसीक्यू आना हुआ तो इस पे आ सकता है पहले पॉइंट पर। एमसीक्यू अगर आना हुआ ना तो वो पहले पॉइंट पे आ सकता है कि फास्टैग इशू लाने वाली कंपनी का मार्केट कैप कितना होना चाहिए। तुम बोलोगे अगर पब्लिक इशू है तो 1000 करोड़, राइट इशू है तो 250 करोड़, ठीक है, ये एकदम पक्की बात। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आना हुआ तो वो कंडीशंस पूछेंगे, तब आपको ये 6 कंडीशंस भी बताने पड़ेंगे। इंटरिम यूज ऑफ फंड्स। इंटरिम यूज मतलब जब तक आप अलॉटमेंट नहीं कर देते तब तक फंड्स को आप बैंक में रखोगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में रखोगे, और अगर आईडीआर है तब तो एकदम क्रेडिट रेटिंग ए वाले बैंक में रखोगे, ओके। नॉर्मली इंडियन इशूअर्स अगर हैं, इंडियन इशूअर, ठीक है, तो पैसा जब तक शेयर्स अलॉटमेंट नहीं होता पैसा बैंक में रखो, शेड्यूल्ड बैंक में। अगर आईडीआर इशू हो रहा है तब उसको ए ग्रेड बैंक में रखना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग ए, ऐसा बैंक में रखो। मतलब बेसिकली सारे बड़े बैंक्स, छोटे बैंक्स भी होते हैं रीजनल बैंक्स, उनमें नहीं। लिस्टिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। पहले अगर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे आना होता था तो
पब्लिक इशू परमिटेड नहीं था, अब है। अब इसमें दो फंडे हैं, बिना पब्लिक इशू के भी आप आईटीपी पे लिस्टेड हो सकते हो, बाय पब्लिक इशू भी आप आईटीपी में लिस्टेड हो सकते हो, दोनों अलाउड है, दोनों फैसिलिटी। ये किसके लिए आया है? ये टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए आया है, जो टेक बिजनेस में, जो स्टार्टअप्स हैं, ई कॉमर्स है, उस टाइप की कंपनीज के लिए आया है। ये लोग आईटीपी में लिस्ट होने के लिए, इनोवेटर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने के लिए पब्लिक इशू ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, दोनों सुविधा अलाउ कर दिया है सेबी ने, ठीक है। इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम, अच्छा इनमें जब ट्रेडिंग होगा तो जैसे कि मैंने बोला छोटे इन्वेस्टर जनरली आईटीपी में ट्रेड नहीं करते, बड़े बैंक्स करते हैं, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए 1 मिलियन यानी 10 लाख। अमेंडमेंट आके 2 लाख हो चुका है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? नॉर्मल मार्केट में मेरे को अगर जाके रिलायंस का शेयर खरीदना है ना, तो मैं एक शेयर भी खरीद सकता हूँ सिर्फ। सपोज एक शेयर का भाव 1500 रुपये चल रहा है, तो मैं 1500 रुपये दिए एक शेयर खरीद सकता हूँ। लेकिन आईटीपी मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर लॉट साइज जो होता है खरीदना, वो 10-10 लाख के मल्टीपल में होगा। इन्होंने इसको अभी अमेंडमेंट लाकर छोटा कर दिया है। किताब में तुमको 1 मिलियन या 10 लाख लिखा हुआ मिलेगा, अभी ये 2 लाख भी होता है। तो लेटेस्ट आंसर इसका 2 लाख है, ठीक है। 2-2 लाख के मल्टीपल्स में ट्रेडिंग होगा या 10 लाख के मल्टीपल में ट्रेडिंग होगा। तो पुराना आंसर है 10 लाख। ऐसा कोई सिचुएशन अगर आ जाए तो क्या करेंगे सर? ब्रैकेट में लिख के देंगे, अभी सर अभी 2 लाख चल रहा है, पहले 10 लाख चल रहा था, ठीक है। एलिजिबिलिटी, फॉलोइंग एंटिटीज आर एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ऑन आईटीपी। कौन सी कंपनी लिस्ट हो सकती है? टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, टेक कंपनीज। entities which is intensive in the use of technology, information technology, intellectual property, data analytics, biotech, nanotech, provide products, वो सब लिस्ट हो सकती हैं, परंतु शर्त ये कि कम से कम उनका 25% कैपिटल QIBs के पास हो, एटलीस्ट 25% ऑफ देयर प्री इशू कैपिटल इज हेल्ड बाय QIBs, ठीक है। उन एंटिटीज में जिनमें 50% QIB होल्ड करता है, मतलब जो टेक्नोलॉजी में नहीं है, नॉन टेक कंपनीज, नॉन टेक कंपनीज जिनमें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है पर फिर भी आईजीपी पे लिस्ट होना चाहते हैं, ठीक है। देखो इनोवेशन तो किसी भी कंपनी में हो सकता है, जरूरी थोड़ा खाली ई कॉमर्स होना चाहिए। तो नॉन टेक बेस्ड कंपनी जो है, अगर उनका भी 50% कैपिटल, उनका 25 नहीं, उनका 50% कैपिटल QIB के पास है, तो वो लोग भी लिस्ट हो सकते हैं। शर्त एक है कि किसी भी सिंगल शेयर होल्डर के पास 25% से ज़्यादा कैपिटल नहीं हो सकता। किसी भी सिंगल शेयर होल्डर के कंट्रोल में 25% ज़्यादा कैपिटल नहीं होना चाहिए। और इसमें बहुत सारा एलिजिबिलिटी नॉर्म्स रिलैक्स कर दिया कि ये फॉलो करने का ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए वो चाहेगा कि वो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हो जाए। तो एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या बोला? टेक कंपनीज जिनमें कम से कम 25% QIB इन्वेस्टर्स हैं वो हो सकता है, नॉन टेक कंपनीज जिनमें कम से कम 50% QIB इन्वेस्टर्स हैं वो भी हो सकता है। लिस्टिंग विदाउट पब्लिक इशू, अब यहां पे आप देखो एक खतरनाक बात क्या है, देयर इज नो IPO, पब्लिक इशू हो ही नहीं रहा है। पब्लिक इशू जब होता है ना IPO, तो देयर इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि कम से कम कंपनी का 25% शेयर पब्लिक के पास हो, प्रमोटर के पास नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक? आई टोल्ड यू पब्लिक मीन्स एनीबडी अदर देन प्रमोटर। पब्लिक मतलब एनीबडी अदर देन प्रमोटर। तो जब एक कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो ये सबसे बड़ा शर्त है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स का, रूल नंबर 19 कि 25% जनता के पास तो होना ही चाहिए, प्रमोटर के पास 75% ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि ये वाला जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें तो बोला है कि आप लिस्टेड हो सकते हो ITP पे विदाउट IPO। तो जब आप IPO ला ही नहीं रहे हो तो पब्लिक शेयर होल्डिंग आप कहाँ से लाओगे? तो बोला यहाँ पे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि पब्लिक इशू तो आप ला नहीं रहे हो, तो पब्लिक को जो मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग करना पड़ता है उसका भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि आप IPO लेके नहीं आ रहे हो तो ICDR रेगुलेशन का बहुत सारा टॉपिक्स आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। टॉपिक का नाम क्या है? लिस्टिंग विदाउट पब्लिक इशू। ये आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कंपनी है वो ITP पे लिस्ट होना चाहता है विदाउट लिस्ट, मतलब विदाउट IPO, और ITP पे लिस्ट होना चाहता है। तो दो बात कि ICDR रेगुलेशंस के बहुत सारे प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे, दूसरा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की जरूरत है बिकॉज आप IPO लेके नहीं आ रहे। नेक्स्ट,
आपको एक ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा, आपको स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक लिस्टेड होने जा रहे हो तो स्टॉक एक्सचेंज का तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए ही, ठीक है। नेक्स्ट, 30 दिन के अंदर ही जैसे ही सेबी अपना ऑब्जर्वेशन दे देगा जमा कि हाँ ठीक है हो सकता है लिस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 30 दिन के अंदर ही लिस्टिंग भी हो जाएगा। नेक्स्ट, लिस्टिंग परसुएंट टू पब्लिक इशू, मतलब आप आईपीओ ला रहे हो और फिर लिस्टेड हो रहे हो, तो जैसा कि बताया आईटीपी में ट्रेडिंग वैल्यू कम से कम 1 मिलियन का होता है जो कि अब 2 लाख का हो गया। वैसे ही जो आईपीओ का एप्लीकेशन साइज होगा, मिनिमम एप्लीकेशन साइज, वो भी 10 लाख या 2 लाख का होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक आईपीओ आएगा तो एक ऑफर डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होगा, मिनिमम एप्लीकेशन जो आप डालोगे वो 10 लाख के नीचे नहीं हो सकता, अमेंडेड फिगर 2 लाख है, कम से कम नंबर ऑफ अलॉटीज 200 होने चाहिए। याद है आज पढ़ाया था रेगुलेशन 9 में, वहां पे था कि कम से कम 1000 अलॉटीज होता है पब्लिक इशू में, पर ये तो आईटीपी है ना, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बिग इन्वेस्टर्स, तो यहाँ 200 अलॉटीज चाहिए, काफी है, ठीक है। शैल बी मोर देन 200। 75% आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दोगे, 25% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। आरआईआई का नाम ही नहीं है इस इलाके में, ये बेसिकली बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम जैसे लोग इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। थर्ड, अगर मान लो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 25% नहीं लेते हैं तो जो बैलेंस है वो इंस्टीट्यूशनल ले सकता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आप प्रोपोर्शनल बेसिस में अलॉट करोगे, मतलब प्रो रेटा सबको मिलेगा, रेशियो में बांट के मिलेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आप जब दोगे क्यूआईबीस को, तो वहां प्रो रेटा की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिशनरी बेसिस, मतलब जिसको मन उसको दो। ये देखो इधर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जब कंपनी अलॉट करेगी तो प्रो रेटा, इंस्टीट्यूशनल को इन्वेस्टर करेगी तो प्रो रेटा नहीं, जिसको मन है उसको देगी, उसकी मर्जी। लॉक इन पीरियड, यहां पे भी कुछ लॉक इन पीरियड है, ये लेटेस्ट है 6 मंथ्स, एंटायर प्री इशू कैपिटल 6 मंथ्स के लिए लॉक इन रहेगा। नया फिगर अभी 6 महीना है, पहले 1 साल था, तो किताब में 1 साल हो सकता है, यहाँ 6 महीना है, ठीक है। एम्प्लॉय लोग के ऊपर लॉक इन पीरियड अप्लाई नहीं करेगा जिनका ईसॉप है। वेंचर कैपिटल फंड, एआईएफ्स, इन पर भी लॉक इन अप्लाई नहीं करेगा। वेंचर कैपिटल फंड, एआईएफ मैंने बताया था म्यूचुअल फंड के भाई होते हैं पर सौतेले भाई होते हैं। प्रमोटर्स को 1 साल तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। लॉक्ड इन सिक्योरिटीज को प्रमोटर का जो लॉक्ड इन सिक्योरिटी होता है उसको प्रमोटर बैंक के पास गिरवी रख सकता है, बेच नहीं सकता, गिरवी रख सकता है फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन, वो अलाउड है। एंकर इन्वेस्टर पे लॉक इन पीरियड रहेगा, वो तो रहता ही है उस पर। प्रमोटर शेयर होल्डिंग का जरूरत नहीं है, वो जो एक मिनिमम इतना परसेंटेज प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग होना चाहिए वो भी रिक्वायर्ड नहीं है आईटीपी के केस में। डन अवे, मतलब हटा दिया नियम। लास्ट, एंड दिस इज गुड, ये छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक छोटा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें बिग इन्वेस्टर्स होते हैं पर छोटा प्लेटफॉर्म है। मेन बोर्ड एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां हजारों कंपनी है। क्या एक कंपनी जो छोटे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म पे थी, उसको मेन बोर्ड में ले जाया जा सकता है? यस, अगर शेयर होल्डर्स अप्रूव कर दें तो। यहाँ शेयर होल्डर्स का जो अप्रूवल है वो थोड़ा अलग है, तुमको वहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा स्पेशल रेजोल्यूशन, पर ये कंपनी लॉ वाला स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन अलग टाइप का है। यहाँ बोला है कम से कम 90% वोट्स फेवर में होने चाहिए एंड नॉन प्रमोटर वोट्स में मेजॉरिटी फेवर में होने चाहिए। 2 बातें हैं। टोटल वोट्स का 90% फेवर में, मोर देन 50% ऑफ नॉन प्रमोटर वोट्स, मतलब पब्लिक वोट्स फेवर में। तो 90% ऑफ द टोटल वोट फेवर में, और प्रमोटर ग्रुप को हटा दो, नॉन प्रमोटर ग्रुप का मेजॉरिटी वोट फेवर में, तब मेन बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मेन बोर्ड में कन्वर्ट अगर होना है तो प्लेटफॉर्म तो स्टॉक एक्सचेंज का है ना, तो हमें स्टॉक एक्सचेंज से तो पूछना पड़ेगा ही, तब मेन बोर्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस पर छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल।
ख़त्म होता है। मुझे लगा था 3 पार्ट है पर 2 ही पार्ट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी आज यूट्यूब पे चला जाएगा। नोट्स का लिंक फर्स्ट पार्ट में भी दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में भी रहेगा। थैंक यू।